एक नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में थ्रू आउट मोशन में स्पीड इसकी सेम रहती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसकी स्पीड्स बदलते रहती हैं। लेकिन चाहे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन चूंकि लगातार चेंज होती ही रहती है, और वेलोसिटी अगर चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन काम करेगा, विदाउट एक्सेलरेशन वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं सकता। तो एक्सेलरेशन इसके मोशन के दौरान कंटिन्यूअसली लगते रहते हैं। तो ये जो सर्कुलर मोशन है वो एक्सेलरेटिंग मोशन, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, ये दोनों के दोनों एक्सेलरेटिंग होते हैं। Recording in progress. तो अच्छा, एंगुलर वेरिएबल सारा डिस्कस हो चुका है। एक यहाँ पे वेरिएबल दिखाया था, लिनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन, और आपस में इनके रिलेशन कैसे बनते हैं। एक रोटेटिंग वेक्टर का, उसका मैंने रिलेशन तैयार किया था। उस वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है, अगर वो वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो, तो उस वेक्टर की जो रेट ऑफ चेंज है वो ओमेगा क्रॉस दैट वेक्टर हो। तो ये सब हम यूज करेंगे आगे चल के। आगे बढ़ते हैं। So now to find position, velocity and acceleration of a particle moving in circular path. जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है, उस पार्टिकल की पोजीशन को कैसे दिखाएंगे, उसकी वेलोसिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसका एक्सेलरेशन, जो हम बोले अभी कि एक्सेलरेटिंग मोशन होता है, तो उसके एक्सेलरेशन को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है। तो देखो, हम इसको डिफाइन करने के लिए एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए कि एक मेरे पास सर्कुलर मोशन है, ठीक है, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, और ये एक्स एक्सिस है, ये उसका वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और अबाउट द ओरिजिन द पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन। About the origin, particle is moving in a circular motion. At from this position, मान लिया जाए कि किसी पर्टिकुलर टाइम में एक पार्टिकल का यहां से मोशन शुरू हुआ। At t equal to 0, particle was here, और ये इस तरह का रास्ता लेते हुए किसी टाइम t समय बाद पार्टिकल इस जगह पे पहुंच गया, है ना, किसी टाइम t समय में पार्टिकल यहां पहुंच गया। तो इसकी जो किसी टाइम t समय में इसकी पोजीशन क्या हो, इफ यू वांट टू राइट द पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर बनेगा। At any time t, the position of the particle will be this much. ये होगा उसका पोजीशन वेक्टर
ये होगा उसका पोजीशन वेक्टर, और इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके रेडियस के बराबर है ना। इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके रेडियस के बराबर, और इस टाइम t समय में मान लिया जाए कि जो पार्टिकल है वो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is the theta. Theta is the angular displacement covered by this particle in time t. अब जानते हो ये जो सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल बार बार रोटेट करता है, तो इसमें x डायरेक्शन जिसके लिए हम I लिया करते हैं, I कैप, y डायरेक्शन जिसके लिए हम j कैप लिया करते हैं, सर्कुलर मोशन में ये काम नहीं करेगा। सर्कुलर मोशन में बेसिकली दो डायरेक्शन ज्यादा डोमिनेटिंग रहता है, एक रहता है टेंजेंशियल और एक रहता है रेडियल। टेंजेंशियल कौन सी डायरेक्शन हुई? तो टेंजेंशियल ये देखिए, अलोंग दी टेंजेंट, ये डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल, दिस इज अ टेंजेंशियल डायरेक्शन, और एक ये हुआ रेडियल डायरेक्शन, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन। रेडियस के अलोंग रेडियल डायरेक्शन, और कर्व को जस्ट टच करते हुए जो जा रहा है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इसके हम दो डायरेक्शन पहले से फाइंड आउट करके रख लेते हैं अपने पास। ये हुआ टेंजेंशियल डायरेक्शन और ये हुआ रेडियल डायरेक्शन, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग वेक्टर में क्या सीखे थे? यूनिट वेक्टर। मान लेते हैं रेडियल डायरेक्शन का दर्शाने के लिए हमने रेडियल वेक्टर लिखा NR, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन बताने के लिए मैंने यूज किया NT कैप। सो NR क्या है? NR is the unit vector along radial direction, along radial direction, और NT जो है, NT cap is the unit vector along tangential direction, tangential direction, टेंजेंट के along टेंजेंशियल डायरेक्शन, रेडियल के along रेडियल डायरेक्शन। क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड 1। अब अगर हम आपसे पूछें कि इसका वेक्टर फॉर्म निकाल के हमको बताओ, तो वेक्टर फॉर्म कैसे बताएंगे? हम क्या करते हैं, एक एक्सिस सिस्टम यहां जनरेट करते हैं। ये एक्सिस सिस्टम जनरेट किया और ये एंगल आपका थीटा है, और यहां से आपको NR का वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो NR का वेक्टर फॉर्म कैसे लिखें? कोई बच्चा बोलो NR का वेक्टर फॉर्म। सर R cos थीटा I कैप प्लस R sin थीटा J कैप। नहीं, गलत है। कोई दूसरा बच्चा बताओ। अच्छा एक मिनट, मैं अगर एक वेक्टर ये ड्रॉ करता हूं A, और अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखने का कोशिश करता हूं, एंगल थीटा है, तो इस वेक्टर का वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं? तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर A है उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और ये डायरेक्शन हो गया I, प्लस उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा Z। ये है हम लोग का वेक्टर फॉर्म लिखने का टेक्निक। चलिए बताइए अब, वेदांत तुम ही बोलो, तुम ही बोल रहे थे, अब उसी में सुधार करो और बताओ। बताओ वेदांत। सर cos थीटा I कैप प्लस sin थीटा J कैप। NR का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा ना? यस सर। तो ये हो जाएगा cos थीटा I कैप प्लस sin थीटा J कैप। ये इसका डायरेक्शन निकला। दिस इज कॉल्ड
रेडियल डायरेक्शन, ये आपका रेडियल डायरेक्शन हुआ। जब कोई भी चीज अगर इतना क्वांटिटी के साथ लगा हो तो मतलब वो क्वांटिटी में रेडियल डायरेक्शन, ये इसका। तो हम रेडियल डायरेक्शन तैयार कर लिए हैं। अब आप एक टेंजेंशियल डायरेक्शन तैयार करिए। टेंजेंशियल वेक्टर का वेक्टर फॉर्म बोलिए। इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा। तो बोलो भाई, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा होगा ना, माइनस यस प्लस में सही है मेरा, ये जो मैंने लिखा। यस नाउ आई एम गोइंग टू राइट द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मैं अब लिखने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर, पोजीशन आर, पोजीशन वेक्टर आता है। तो इस आर वेक्टर का वेक्टर फॉर्म, ये जो आपका आर वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसका वेक्टर फॉर्म बोलना है। तो आर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आई प्लस आर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा जे। ठीक है, बताओ। यस सर। ओके, और आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ होती है, वो खुद रेडियस के बराबर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा रेडियस के मैग्नीट्यूड के बराबर। सो पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गया आर इंटू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। और तुम यहां से देख रहे होगे तो तुमको साफ साफ दिखेगा कि जो पार्टिकल सर्किल में चलता है उसकी किसी भी टाइम टी समय में जो पोजीशन वेक्टर होगी फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर, वो उसका मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर होगा और उसका डायरेक्शन cos थीटा आई प्लस sin थीटा जे, देखो cos थीटा आई sin थीटा जे, वो रेडियल डायरेक्शन में। तो एन आर है। तो आप यहां से कह सकते हैं आज के बाद से कि विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर द पोजीशन of a circulating particle will always be along radial direction। ये हमेशा रेडियल डायरेक्शन में हो, will always be along radial direction। अब आप इसको देखो और देखकर बताओ इसमें कौन कौन वेरिएबल है। या आर तो रेडियस है और सर्किल का रेडियस तो कांस्टेंट होता है। इसमें थीटा वेरिएबल है। थीटा जो है पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा थीटा चेंज होता जाएगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट थीटा इज चेंज, और थीटा चेंज होगा तो पोजीशन वेक्टर चेंज होगा। थीटा के चेंज होने से पोजीशन वेक्टर आपके चेंज करेंगे, और पोजीशन वेक्टर चेंज होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज गिव्स द वेलोसिटी। तो आइए हम वेलोसिटी निकालते हैं। Now I want to find out velocity। वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन है?
rate of change of position is called velocity. Now we are finding So the velocity is dr by dt. So dr का वैल्यू क्या निकाले हैं? r into cos थीटा I कैप प्लस sin थीटा j कैप. यही है. ये जो r है रेडियस का मैग्नीट्यूड, ये तो कांस्टेंट है, तो r बाहर हो गया. cos थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो. cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा minus sin theta इंटू d थीटा बाई dt. डायरेक्शन आई तो अपने जगह पर रहेगा. sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा cos theta इंटू d थीटा बाई dt j का. और आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ओमेगा. दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. ये शायद वेरिएबल्स में मैंने आपको डिसाइड किया हुआ है पहले से, है ना. d थीटा बाई dt इज द एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. तो हम इसकी जगह पर ओमेगा लिखे हैं. तो आप प्लेस कीजिए, यहां पर भी ओमेगा आएगा, इसकी जगह भी ओमेगा आएगा और इसकी जगह भी ओमेगा आएगा. ओमेगा को कॉमन ले लिया, बाहर भेज दिया, आर ओमेगा आ गया और भीतर में आया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे. और ये जो लीनियर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है दैट इज आर इंटू ओमेगा. और देखो ध्यान से, तो माइनस कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन. तो आप यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन लिख सकते. और ये आपको क्या बता रहा? ये बता रहा कि सर्कुलेटिंग पार्टिकल की वेलोसिटी जो भी होंगी वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा r इंटू ओमेगा. ठीक है. बकवास तो है, समझे ना. फिर द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेटिंग पार्टिकल, यहां से सब कुछ निकल रहा है, किस डायरेक्शन में होगा, कितना मैग्नीट्यूड का होगा, सारा कुछ. द वेलोसिटी निकालने के लिए ऑफ इधर सर्कुलेटिंग पार्टिकल लेकिन नीट में सब पता नहीं तो गिर क्या will always be बेदाम को देना है जाए in tangential direction. बेदाम के चलते सबको बढ़ता बने शुरू ये हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा and will have magnitude r into omega. r into omega या omega into r, जो भी है, दोनों का प्रोडक्ट. So this is velocity. Now I would like to calculate the acceleration. Acceleration, जो पार्टिकल सर्किल में चल रहा है उसकी एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करें? तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से और बताओ, ये जो वेलोसिटी का जो टर्म आया है v, इसको डिफरेंशिएट कर दो. इसमें कौन कौन से वेरिएबल है? बताओ कोई बच्चा. ओमेगा वेरिएबल पता चलेगा तभी तो डिफरेंशिएट करोगे. ओमेगा थीटा सर ओमेगा है और थीटा वाली टर्म से. हाँ, बोलते हैं तो अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा और आर तो कांस्टेंट ही रहेगा. तो उस केस में सिर्फ थीटा चेंज करेगा. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
जब पार्टिकल सेम स्पीड से चलता रहेगा कंटिन्यूअसली तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहेंगे और आर तो कांस्टेंट रहना ही रहना है, रेडियस ऑफ सर्किल तो कांस्टेंट रहना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट रहेंगे और थीटा ऑल द टाइम विल चेंज, क्योंकि सर्कुलर मोशन में चेंज होता है तो थीटा चेंज होता है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो फिर ओमेगा भी चेंज करेगा, थीटा तो चेंज होना ही होना है और आर हमेशा कांस्टेंट। तो हम अभी जो मोशन ले रहे हैं, मान लेते हैं कि सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है जिसमें ओमेगा भी चेंज, ठीक है। तो कंसिडरिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कंसिडरिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें ओमेगा इज चेंजिंग। तो आइए एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो d बाई डी टी वेलोसिटी आपके पास है आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जेड। आर को बाहर किया क्योंकि वो तो हमेशा कांस्टेंट है, नाके को तेरा जी नहीं है ना? देखो ये भी और यहाँ हम लिखो नहीं तो ओमेगा को और थीटा को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट करेंगे। तो चूंकि दो टर्म प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार ओमेगा बाहर, इस भीतर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो, लिख दिया माइनस साइन थीटा का हुआ कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप, कॉस थीटा का फिर हुआ माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। एक्सेलरेशन आसान होते हैं। तो अभी हमने ओमेगा को बाहर रखा और ये जो ब्रैकेट वाले टर्म है उसको डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस, अब ब्रैकेट वाले को बाहर रखते हैं, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा डी कैप और डिफरेंशिएट करते हैं ओमेगा को डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिखते हैं? अल्फा अल्फा, अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब देखो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी जिसको हम ओमेगा बोला करते हैं, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, ये ओमेगा ओमेगा बन के बाहर आ जाएगा, तो बाहर में आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रह गया कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये रह गया। इधर में रह गया डी ओमेगा बाई डी टी, सो अल्फा इंटू माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। और ये एक्सेलरेशन जो आपके सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस समझा। चलो आगे बताओ। अब देखो यहाँ ध्यान से, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और ये कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये किसके लिए था जी? कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, दैट इज एन आर। एन आर मीन्स रेडियन प्लस आर इंटू अल्फा, अल्फा आर, और माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे किस डायरेक्शन के लिए था? माइनस साइन थीटा आई कॉस थीटा जे, दैट इज एंटी, एंटी is the tangential direction. So this is for non-uniform circular motion. तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देख रहे हैं कि दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशंस आ रहे हैं,
एक रेडियल डायरेक्शन में और एक ये टेंजेंशियल डायरेक्शन। मतलब बाढ़ आगे भी बढ़ेगा और ये जो रिलेशन आपके आए हैं वो आए हैं फॉर समझो नॉन यूनिफॉर्म समझ जा सर्कुलर मोशन। अगर यही सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता? अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता तो क्या चेंजेस आते इसी एक्सप्रेशन में? तो अल्फा 0 होते, तो होते माइनस ओमेगा स्क्वायर आर एन आर, बस, क्योंकि अल्फा 0 होते। बस यही एक्सेलरेशन एकमात्र रेडियल डायरेक्शन में होता, और ये हम कहेंगे फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट रहते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, जिसको आप अल्फा का नाम दिए हो, वो 0 होते हैं। जी, तो अगर हम इन दोनों एक्सेलरेशन को सिचुएशन में सजाकर देखते हैं, इन दोनों सर्कुलर मोशन को, एक साइड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया, ये बच गई, एक साइड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया, और देखते हैं उसमें जो पार्टिकल सर्कुलेट कर रहे हैं उस पे किस तरह के एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं। ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक साइड हम नॉन यूनिफॉर्म को बात करते हैं। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में पार्टिकल यहाँ है, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इस पे जो एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। आपको पता है ना एन आर कैप का डायरेक्शन ये है, तो माइनस एन आर कैप का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? अपोजिट, जस्ट उसके अपोजिट, नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन, है ना। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू, ये माइनस साइन है इसलिए हमने डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। तो बस एक यही एक्सेलरेशन लगते हैं, और ये किस डायरेक्शन को दिख रहा है? ये लग रहा है टुवार्ड्स दी सेंटर, इसलिए इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ओमेगा स्क्वायर आर को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यह डायरेक्शन रेडियल है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सपोज कीजिए कि पार्टिकल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में यहाँ है, तो इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा था वो था माइनस ओमेगा स्क्वायर आर एन आर कैप प्लस अल्फा इंटू आर एन टी कैप, ये वाली। तो इसका मतलब हुआ कि माइनस रेडियल डायरेक्शन के अपोजिट में, तो रेडियल डायरेक्शन तो ये है, उसके अपोजिट में ये एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, एक एक्सेलरेशन ये, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, इज अ टेंजेंशियल डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है अल्फा। ठीक है, तो इस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देख रहे होंगे कि दो दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं, एक रेडियल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन।
और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल चलता है सिर्फ उस पे एक ही एक्सेलरेशन लगते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। So only one acceleration acts in this motion, uniform circular motion, and two types of acceleration acts in non-uniform circular motion. और इस केस में अगर हम नेट एक्सेलरेशन डिफाइन करें तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन है कोई भी डायरेक्शन में बना ले सकते हैं, रिजल्टेंट इसके, इट इज द नेट एक्सेलरेशन। इसका नेट एक्सेलरेशन आप बोल सकते हो, है ना। इसका नाम कुछ दे देते हैं तो लिखने में आसानी होगी। दिस इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन या एसी नाम देते हैं। एसी मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इस डायरेक्शन को नाम दे देते हैं एटी, दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन आया दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ एसी स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट ऑफ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। यस सर, सही बोले। क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, रेडियल और टेंजेंशियल परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड रखकर मान बता सकते हो, हम इसी फॉर्म में रहने देते हैं। और ये नेट एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल भी आप बता सकते हैं। सपोज द एंगल इज बीटा, सो tan बीटा इज इक्वल टू AT by AR। तो नेट एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लगता है, वो रेडियल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल पर है वो हम यहां से बता सकते हैं। तो ये कुछ मुझे रिजल्ट प्राप्त हुए, तो आप यहां से कह सकते हैं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली one acceleration acts towards the center of circle on the circulating particle। मतलब आपको यहां से यह समझना है कि आज के बाद से दुनिया में कोई भी बॉडी सर्किल में नाचेगा तो उसके सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल इतनी एक्सेलरेशन लगेगा ही। Only one acceleration acts towards the center of circle on a circulating particle called centripetal or radial acceleration। नॉर्मल भी कहते हैं कभी कभी इसको। टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल भी होता है, इसको हम वो भी लिखी देते हैं, और रेडियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन, लेकिन ज्यादा फेमस है सेंट्रीपिटल से। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन, तो सेंट्रीपिटल में डायरेक्शन ऑलरेडी घुस गया टुवर्ड्स द सेंटर, और इसका मैग्नीट्यूड आया ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। और सर्कुलर मोशन में देखे होंगे कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना था, आर ओमेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है आर ओमेगा। अगर हम वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के टर्म में लिखें, सो v इक्वल टू ओमेगा टाइम्स आर या r इंटू ओमेगा। तो ओमेगा के टर्म, ओमेगा की जगह v बाई आर होगा, तो यहाँ v बाई आर रख देंगे तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर आर एक कट जाएगा, तो ये वैल्यू आएंगे v स्क्वायर डिवाइडेड बाई। ये दोनों एक ही टर्म है, v ओमेगा स्क्वायर आर और v स्क्वायर बाई आर, एक एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में और एक लीनियर वेलोसिटी। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इस केस में
two acceleration acts. Two acceleration acts during motion. एक कहलाया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो सेंटर की तरफ लगा, एसी, जिसको हम रेडियल या नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड वही है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या आप कह सकते हो वी स्क्वायर बाई आर। ये टुवार्ड्स दी सेंटर लगा। दूसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसका मैग्नीट्यूड आपके बने क्या चीज, अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर। ठीक है, अल्फा इंटू आर। अब देखो, इसको हम और भी एक नाम से डिफाइन करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, that is dvt, dv by d velocity का मैग्नीट्यूड by dt। कैसे, तो देखो ध्यान से, यहाँ हम अलग से कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी की तो मैग्नीट्यूड अभी अभी निकाला है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर या आर इंटू ओमेगा। दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएंगे dv बाई dt। आर तो कांस्टेंट है, सो बाहर, और डी ओमेगा बाई dt, और यही डी ओमेगा बाई dt तो आपके अल्फा है। तो अल्फा इंटू आर इज नथिंग बट इज इक्वल टू dv बाई dt। ये सब बिला अल्फा इंटू आर इज नथिंग बट इज dv बाई। नहीं, ये सब हम सब नहीं। So this is the expression। फिर तो फॉर्मूला ना है डिराइव करना। अब इन दोनों एक्सेलरेशन का अपना अपना रोल है। ये दोनों एक्सेलरेशन का अपना अपना रोल है। इस रोल को थोड़ा समझिए, ये क्यों लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। आपको याद होगा जब मैंने मोशन जब पढ़ाना शुरू किया था तो आपको मैंने पढ़ाया था एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अलग अलग एक्सेलरेशन जो है वो अलग अलग है ना एक्ट करते हैं। एक्सेलरेशन का एक ही काम है, वेलोसिटी को चेंज करना। एक्सेलरेशन जब किसी भी बॉडी पे लगता है तो कसम खा के लगता है कि हम अगर लगेंगे तो वेलोसिटी को चेंज करेंगे ही करेंगे, चाहे हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें या हम उसका डायरेक्शन चेंज कर दें या हम उसका दोनों चेंज कर दें। बताया था कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग लगता है तो उस केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है और मैग्नीट्यूड बढ़ता है, डायरेक्शन चेंज नहीं। हाँ, अलोंग अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट लगता है तो डायरेक्शन भी चेंज होता है, तो उस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता है और डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता। चुप। और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है तो वो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज। तो यहाँ पे यही काम कर रहा है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको आप रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जो पार्टिकल है जो सर्किल में नाच रहा है, जिसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और इस पर एक्सेलरेशन लग रहे हैं टुवर्ड दी सेंटर। ये एक्सेलरेशन देखो वेलोसिटी के अलोंग में नहीं है, वेलोसिटी के अलोंग में अपोजिट में नहीं है, दिस इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड उस पार्टिकल की वही रहेंगी, थ्रू आउट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वही रहेगी।
सेम स्पीड रहेगा उसका, और डायरेक्शन लेकिन इसका चेंज हो जाएगा। चेंज होगा डायरेक्शन। और अब ये एक्सेलरेशन लगेगा टुवर्ड द सेंटर, ऑल द टाइम दिस एक्सेलरेशन एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर। थोड़ा देर बाद पार्टिकल जब यहाँ पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड यहाँ भी वही रहेगी, परंतु इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इसका ये हो, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। This acceleration always acts perpendicular to velocity, hence this acceleration is responsible to change the direction of velocity and which makes the particle moving in a circular motion. एकमात्र यही एक्सेलरेशन है जो इस पार्टिकल का पाथ को चेंज करता, डायरेक्शन को चेंज करता, डायरेक्शन को मोड़ते रहता है, जिससे कि पार्टिकल सर्किल में चल पाता है। So this acceleration का इसका जो acceleration है, so due to this, the direction of velocity only changes, not magnitude. And hence particle moves in a circular path. पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में चलता है। पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में चलता है। आपको पता है ये एक्सेलरेशन, ये देखो ये वाली एक्सेलरेशन इतना चाहिए, ये वाली एक्सेलरेशन इतना चाहिए तो पार्टिकल सर्किल में चल पाएगा। ये वाली एक्सेलरेशन अगर पार्टिकल में लगेगा तभी सर्किल में चलेगा, नहीं लगेगा तो सर्किल में पार्टिकल नहीं चल सकता। दिस इज द रिक्वायरमेंट टू मूव द पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। या अगर कोई पार्टिकल सर्किल में चल रहा है तो ये वाली एक्सेलरेशन जरूर उस पर लग रहा है, बिना इसके पार्टिकल सर्किल में चल ही नहीं सकता। दोनों डायरेक्शन में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर ये एक्सेलरेशन लग रहा है तो पार्टिकल सर्किल में चलेगा, या पार्टिकल सर्किल में चल रहा है तो ये वाली एक्सेलरेशन लगेगी। और आपको पता है कि अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो एक्सेलरेशन यूं ही हवा में पैदा नहीं होते, एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए एक फोर्स जरूरी है, और उस फोर्स को हम, है ना, वो ऐसा फोर्स लगाएंगे जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हो। That is called centripetal force. This force, this acceleration is produced by centripetal force. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा बता दो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स दिस इज द necessary force है ना, it is must. This is the necessary force to make the particle moving in circular path. ये वो फोर्स है जो पार्टिकल को सर्किल में चलाता है। अगर आपके सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगे तो पार्टिकल सर्किल में चलेगा, अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो सर्किल में नहीं चलेगा। दिस इज द नेसेसरी फोर्स टू मेक द पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा?
इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, हाँ एक बात और, ये फोर्स लगाएगा कौन? हाँ जी, ये फोर्स तो चाहिए, ये फोर्स लगेगा तभी पार्टिकल में चलेगा, वरना ये फोर्स के कारण पार्टिकल सर्किल में नहीं चल पाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं चल। प्रश्न उठता है कि ये फोर्स लगाएगा कौन? इसका जवाब है दिस फोर्स is exerted by external agency. कोई भी बाहरी बल ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा, लाइक नॉर्मल, फ्रिक्शन, है ना, स्प्रिंग फोर्स, ऐसा कोई है ना, ग्रेविटी फोर्स, अगर वो सेंटर की तरफ लग रहा है ऑल द टाइम, इफ इट इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑल द टाइम, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। ठीक है, ये फोर्स जो है टेंशन कोई भी हो सकते हैं, या इनमें से किसी का भी रिजल्टेंट सेंटर की तरफ हो सकता है। Now, this force is exerted by agency, external agency like this, towards the center of circulating motion. Circulating, तो हमेशा ये सेंटर की तरफ लगता है। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दो। तो ये फोर्स की दो बातें मैंने कैरेक्टर बताई, एक तो ये फोर्स भाई जरूरी है, बिना इसके तो सर्किल में पार्टिकल नहीं चल सकता। दूसरा, ये फोर्स लगाएगा कौन? तो ये कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी ये फोर्स लगा सकता है, जिनमें से मैंने कुछ एक के नाम लिखे हैं, और भी कई फोर्सेस हैं जो लग सकते हैं, और ये हमेशा लगेंगे टुवर्ड्स दी सर्कुलेटिंग सेंटर ऑफ सर्कुलेटिंग पार्टिकल। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, जो भी सर्किल में चल रहा है उसका पार्टिकल का मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज एसी। मान लिया जाए जो पार्टिकल सर्किल में चल रहा है उसका मास है m, जो पार्टिकल सर्किल में चल रहा है ये वाली, उसका मास है m, तो इस पर जो फोर्स लगेगा हमेशा टुवर्ड द सेंटर, दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स, टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। और इसका मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो, मास मान लिया जाता है m, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक तो निकाला ओमेगा स्क्वायर r या v स्क्वायर बाई, ये लिख सकते। डायरेक्शन तो कई बार बोला है, ऑलवेज टुवर्ड्स दी center. This is the centripetal. दूसरा जो एक्सेलरेशन है उसका काम क्या है? That is the tangential acceleration. ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाले हैं, जो कि टेंजेंट के डायरेक्शन में, और टेंजेंट के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है, ये जो एक्सेलरेशन है, एक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का विषय। दिस एक्सेलरेशन एक्ट्स, है ना, along tangent, along tangential direction, टेंजेंशियल डायरेक्शन। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही हमेशा वेलोसिटी होता है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही हमेशा वेलोसिटी होता है। द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेटिंग पार्टिकल ऑलवेज बी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है एक्ट्स ऑलवेज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, दैट इज मे एक्ट either along the direction of velocity or may the direction of velocity or opposite to direction of velocity। टेंजेंशियल ही तो रहना है ना, टेंजेंशियल ही रहना है। इसका मतलब ऑलवेज अलोंग द वेलोसिटी जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि पार्टिकल है, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग गया, ये भी तो टेंजेंशियल ही है ना? या नहीं? ये जो एक्सेलरेशन है उसका अपोजिट लग गया, ये भी तो टेंजेंशियल ही है, ये भी टेंजेंशियल ही है। टेंजेंट के अलोंग टेंजेंशियल होता है, और क्या? टेंजेंट के अलोंग टेंजेंशियल होता है। टेंजेंट के अलोंग टेंजेंशियल होता है। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट लग रहा है, यहाँ पे टेंजेंट वेलोसिटी के अलोंग लग रहा है। तो दोनों में क्या फर्क पड़ेगा? तो ये वाली एक्सेलरेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। क्या बताया था एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में? इफ एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अलोंग द वेलोसिटी only the magnitude increases, direction will not change. If acceleration is acting opposite to velocity, the magnitude of velocity will decrease, direction will not change. ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज नहीं करता, डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ गति चेंज करेगा, गति बढ़ाएगा नहीं तो गति घटाएगा। यहाँ जो मैंने एक डायग्राम लिया है, ये दोनों में बस सिंपल सा फर्क पड़ेगा। इस केस में स्पीड ये बढ़ेगा ना, है ना, स्पीड जो होगा भी इंक्रीज होगा, इसमें तो दोनों घटेगा क्योंकि अलोंग दी एक्सेलरेशन लग रहे हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग लग रहा है। और इस केस में स्पीड एंड मैग्नीट्यूड दोनों स्पीड जो होगा वो डिक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड भी बल्कि सर भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट लगे। स्पीड निकालेंगे उसी को तो यहाँ पे द एक्सेलरेशन एक्ट्स अलोंग ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या इट इज एक्ट आइदर अलोंग द वेलोसिटी or opposite to direction of velocity. This acceleration, मैग्नीट्यूड बढ़ेंगे, this acceleration only changes the speed of circulating particle. Speed of circulating particle. Not changing not direction, not changes direction. ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता, सिर्फ स्पीड चेंज करता है, में इंक्रीज और डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज, ये लिखा ही है। ये सिर्फ स्पीड को बढ़ाता है,
या स्पीड को घटाता है एंड मेक्स द सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म, और ये सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म क्रिएट करता है। स्पीड बढ़ेगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, घटेगा तो नॉन यूनिफॉर्म रह जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन अगर लगा तो इस जो सर्कुलर मोशन है नॉन यूनिफॉर्म होगा, अगर ये नहीं लगा सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म। सीधी सी इस एक्सेलरेशन को भी पैदा करने वाला एक फोर्स होगा, बिना फोर्स के तो एक्सेलरेशन पैदा होते नहीं, ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन बनते नहीं। इस फोर्स को पैदा करने वाले एक्सेलरेशन को नाम देते हैं टेंजेंशियल। टेंजेंशियल फोर्स। This force is responsible to make the circular motion non-uniform. ये सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म बनाता है। सर बस करो सर। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड of tangential force, mass of body जो पार्टिकल सर्किल में चल रहा है into AT। मास मान लेते हैं m और AT था अल्फा r, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था अल्फा r, या m into dv by dt। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ जो v है वो वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इट इज स्पीड, कैन से स्पीड। So this is the magnitude of tangential force. Okay? एक फोर्स और हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कुछ नहीं, एक प्रकार का ये स्यूडो फोर्स है। इट इज ए स्यूडो फोर्स applied when a circulating observer, circulating या rotating observer is considered। सर्कुलेटिंग ऑब्जर्वर कैसा ऑब्जर्वर हुआ? बताओ, एक्सेलरेटिंग या नॉन एक्सेलरेटिंग? एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग। कोई भी दुनिया में बॉडी सर्किल में नाच रहा है तो चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नाचे या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी की तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब उस पे एक्सेलरेशन लग रहा है। तो हर एक सर्कुलेटिंग बॉडी जो है वो, सर्कुलेटिंग ऑब्जर्वर जो है वो एक्सेलरेटिंग है। और एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर को हमने क्या नाम दिया था? नॉन इनर्शियल नाम दिया था। और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जब हम चूज कर लेते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में न्यूटन्स के नियम को लगाने के लिए हम सूडो फोर्स अप्लाई करते हैं। जनरली ये कोई फोर्स रियल फोर्स नहीं होता,
ये एक प्रकार का imaginary force. So it is a pseudo force applied when a circulating observer is considered to describe the motion of a body. Okay? जैसे कि मान लीजिए कि हम एक बॉडी लेते हैं, सपोज करो ये एक बॉडी लिया, इसके भीतर हम थोड़ा सा जगह खाली रखते हैं और इसके भीतर एक पार्टिकल एज्यूम किया, there is a particle जिसका मास है m, लेकिन ये जो बीच में जो है ना गोल बना, और ये जो है पूरा का पूरा जो ये आपका एक फ्रेम है, ये सर्किल में घूम रहा है, ये सर्किल में घूम रहा है, v स्पीड से r रेडियस के सर्किल में घूम रहा है। तो अगर हम एक ऑब्जर्वर को इसी पर कंसिडर करें, ये ऑब्जर्वर कैसा हो जाएगा? सर्कुलेटिंग हो जाएगा। ये ऑब्जर्वर कैसा होगा? सर्कुलेटिंग होगा, सर्कुलेटिंग ऑब्जर्वर। और इस ऑब्जर्वर में एक्सेलरेशन किधर होगा? तो इस ऑब्जर्वर में एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल होगा, क्योंकि ये सर्कुलेटिंग ऑब्जर्वर है। लेकिन जब आप इस ऑब्जर्वर से पूछो कि आपकी एक्सेलरेशन क्या है, तो बोलेगा हम तो रेस्ट में। अपनी एक्सेलरेशन तो वो नहीं बोलेगा, लेकिन जिस किसी को भी देखेगा अपनी एक्सेलरेशन उसी में लगा दे। तो जब इस ऑब्जर्वर से इस मास के बारे में पूछा जाएगा, तो ये मास के बारे में बोलेगा कि इसमें इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, अपने एक्सेलरेशन के अपोजिट में एक्सेलरेशन, और इसमें अगर एक्सेलरेशन हो गया तो इसका मतलब ये इस पर फोर्स बोलेगा। ये फोर्स ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ, that is equal to mass into AC. That is a centripetal acceleration, that is the acceleration of the circulating observer. मास हुआ m और AC हो गया v स्क्वायर बाई, या हम इसको m ओमेगा स्क्वायर r लगा। याद रखिए, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये हम सिर्फ और सिर्फ तभी हम लगाएंगे जब हम ऑब्जर्वर को सर्कुलेटिंग कंसीडर कर लें। अदरवाइज अगर ऑब्जर्वर को आप कहीं नहीं ले रहे हैं, तो हम कहाँ ले रहे हैं? ग्राउंड पर ले रहे हैं। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब बात करेंगे, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तब वैसे केस में हम ये वाली फोर्स को नहीं लगाए, जैसा कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस किए हैं डिटेल से, वही फोर्स की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, that is equal to मास ऑफ बॉडी जिस पर हम ये फोर्स लगा रहे हैं, इनटू एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी, जो बॉडी एंगुलर स्पीड से चल रहा है उसका स्क्वायर, इनटू डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस के चारों तरफ वो बॉडी नाच रहा है, उसके रोटेशन। तो जो मास है बॉडी का m, ओमेगा स्पीड से नाच रहा ओमेगा स्क्वायर, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे परपेंडिकुलर दूरी पर ये r है, सो r is।
स्पीड के साथ भी, लीनियर स्पीड के साथ भी हम बात कर सकते हैं, हमने एंगुलर स्पीड के साथ, और ये हम सिर्फ और सिर्फ तभी लगाएंगे ओनली अप्लाइड व्हेन रोटेटिंग ए circulating observer is considered, otherwise not. ये हम लगाते हैं, ये एक्चुअली में लगता उगता नहीं है। कोई भी जो फोर्स है ना, वो किसी न किसी के द्वारा लगाया जाता है। ये फोर्स किसी के द्वारा नहीं लगा, ये फोर्स किसी के द्वारा नहीं लगा, ये हम लगाते हैं ताकि न्यूटन के नियम को हम अप्लाई कर सकें। डायरेक्शन इसका बताइए, इसका डायरेक्शन होगा अपोजिट टू सेंटर, रेडियली आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द सेंटर, रेडियली आउटवर्ड। सेंटर से दूर, रेडियली आउटवर्ड। ये है सर्कुलर मोशन की ऑलमोस्ट थ्योरी। टाइम रहेगा अभी नहीं छोड़ी। टाइम पीरियड, मुझे पता है ये और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड जानते हैं ना? एक बार चक्कर लगाने में जितना समय सर्किल कंप्लीट करने में जो समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट one revolution is defined as time period. हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में तो स्पीड चेंज होते रहेगी, तो फिर उसके नियम से अनुसार उसकी जो है फॉर्मूला बनेगा। उसका एक्चुअली में कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बार बार स्पीड के नेचर चेंज होते रहेंगे। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, डेफिनेशन वही रहेगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो समय लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन। लेकिन यूनिफॉर्म के केस में मान लिया जाए पार्टिकल है, वो भी स्पीड से आर रेडियस के सर्किल में नाच रहा है, इसके नाचने की जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ठीक है, तो ये मान लो यहाँ से नाचना शुरू किया, ये वाली पाथ लेकर चला 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 चला, और एक बार इस तरह का पाथ मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, और इस तरह का रास्ता लेते हुए कांस्टेंट स्पीड से, वही स्पीड से चलते हुए फिर जब ये वापस यहीं आ गया, मान लो वो t बराबर 0 समय में शुरू किया था और वापस वहीं घूम के आ गया, तो इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। इस टाइम को बोलेंगे टाइम पीरियड। तो आप बताइए यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो एक पूरा चक्कर काटने में कितना दूरी चला वो, 2 पाई आर, छोटी सी और किस स्पीड से चला वो, स्पीड भी। देखिए छोटी। तो हम इस तरह से फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, सरकमफेरेंस बाय स्पीड। बोलनी थी, ठीक है। ये सरकमफेरेंस बाय स्पीड का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सब जगह मत लगाते।
v बराबर ओमेगा आर लिख सकते हैं, ये 2 पाई बाई ओमेगा भी हो जाए, v इक्वल टू ओमेगा। तो आप v की जगह ओमेगा रखेंगे, आर आर कट जाएंगे, इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, इसको भी हम 1 बाई एफ भी लिखते हैं, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी अभी हम डिफाइन कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? बोलो। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ revolutions completed in 1 second। ये सब की परिभाषा जानना जरूरी है ताकि आप प्रॉब्लम में दिए गए डाटा को अच्छे से समझ पाए। इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना वो चक्कर काटा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेकेंड में 50 बार नाच गया तो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 50। एक सेकेंड में मान लो वो 10 बार नाचा तो फ्रीक्वेंसी हुआ 10। ठीक है, तो आपको पता है कि इन t सेकेंड टाइम पीरियड के सेकेंड में, t इज द टाइम पीरियड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं? 1 2 निजाम, t सेकेंड में टाइम पीरियड सेकेंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं? 1 एक है ना। अरे अभी लिखा है यहाँ इंग्लिश में, देखो ना, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम। एक चक्कर काटने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड एक t सेकेंड में कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होता है? 1। तो 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो? t सेकेंड में एक रेवोल्यूशन, तो 1 सेकेंड में 1 बाई t रेवोल्यूशन। इसका मतलब 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होगा उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इज 1 बाई t। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, अच्छा यहीं से चलो ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो यूनिट होती है, इट्स यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड पर सेकंड, साइकिल पर की जो यूनिट होती है इज रेवोल्यूशन पर सेकंड। रेवोल्यूशन पर सेकंड यही होगा, साइकिल पर सेकंड या सिंपली पर सेकंड भी होते हैं। ऐसा यूनिट की बात करते हैं। जनरली आपको आरपीएम दिया रहता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। 60 आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, है ना। बोलता है ना, ये घिरनी नाच रहा है 50 आरपीएम से, 10 आरपीएम से। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। ये यही है, यही फ्रीक्वेंसी एफ है ना। लेकिन हम चूंकि एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट इज रेवोल्यूशन पर सेकंड या सिंपली पर सेकंड। सिंपली पर सेकंड। एक बात यहां नोट करना, इसको देखो, इसको t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा को देखो। यहां से ओमेगा के बराबर क्या लिख सकते? इसको देख के बताओ। 2 पाई बाई बराबर ओमेगा बराबर लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल, 2 पाई बाई कैपिटल।
और 1/t को हम f लिखते हैं, तो इसको हम 2πf भी लिख सकते हैं, ना बेटा? यस सर। ये होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो ओमेगा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और f को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इन दोनों की पहचान के लिए उसका यूनिट जो है वो ज्यादा काम आता है। इसकी पहचान में बस याद रखिए, जो ओमेगा है इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। और ये जो f है वो रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो अगर रेवोल्यूशन पर सेकंड दिया है तो इसका मतलब f दिया है, रेडियन पर सेकंड दिया है तो इसका मतलब ओमेगा दिया है। रेवोल्यूशन पर सेकंड में 2π मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा निकल जाए। जो भी रेवोल्यूशन पर सेकंड डाटा दिया है उसमें 2π आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ओमेगा वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। इसके यूनिट से गलती हो जाते हैं रिजल्ट। ये छोटा सा हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं नोट में, लोग बताइएगा। एक साइड हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की चर्चा करेंगे। एक बार तो कर ले। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक साइड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल मूव करते हैं थ्रू आउट उसकी स्पीड सेम रहती है। हमसे सर गोला का प्रैक्टिस आता है कि नहीं इसको गोला बनाना। नॉन यूनिफॉर्म में उसकी स्पीड बदलती है, क्यों बदलती है, कौन बदलता है, ये सब आपको पता चल चुका है। चलो बताओ पॉइंट वाइज इसकी स्पीड क्या है, सेम है, सेम है कि चेंज हो रहा है? और फटाफट बताते चलो आप, वेट मत। सेम। इसमें चेंज हो। वेलोसिटी चेंज। changing only in direction. Velocity चेंज। changing in both magnitude and direction. Acceleration same, change. Constant. नहीं चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है सर। कांस्टेंट नहीं, मिथलेश आप बताइए एक्सेलरेशन इसका क्या होगा? चेंज हो रहा है, चेंज कांस्टेंट होगा। डायरेक्शन बदलेगा सर। ऐसे डायरेक्शन बदलेगा ना?
हाँ तो हो गया ना, डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदलता है ना मिथिलेश, डायरेक्शन बदलेगा। तो चेंज हो जाएगा ना। जी सर। ध्यान से सब चीज सोच के जवाब दीजिए। जब ये पार्टिकल यहाँ है तो एक्सेलरेशन इधर लगा, तो सेंटर क्या होगा सर? यहाँ जब हुआ तो एक्सेलरेशन ये हुआ, यहाँ हुआ तो एक्सेलरेशन ये हुआ, सब सेंटर क्यों नहीं चाहिए? फोर्स लगेगा। तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। कंफ्यूजन। एक्सेशन डायरेक्शन तो सब सेम ही है। कहाँ सेम है मिथिलेश? डायरेक्शन कौन बताता है? एरो बताता है। सेंटर वेक्टर क्यों में नहीं? नहीं, वेक्टर में डायरेक्शन बताने के लिए हमने क्या डिसाइड किया? एरो। एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। तो यहाँ देखिए ना, इसका डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड है, हाँ इसका राइट वर्ड है, हाँ इसका डाउन वर्ड है, इसका अप वर्ड है। यस सर। चेंज होगा। तो चेंज हो रहा है ना, चेंज। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, इस केस में तो चेंज होगा ही। यस सर। इस केस में तो चेंज होगा ही, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन। इस केस में दो एक्सेलरेशन है, हम एक इसी डायरेक्शन में ले लें। तो सर ये मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। दिस इज द नेट एक्सप्रेशन। तो यहाँ AC भी बदलेगा, AT भी बदलेगा, है ना? AC भी बदलेगा, AT भी बदलेगा। बदल रहा है ना मिथिलेश? जी सर। दोनों का डायरेक्शन तो कम से कम चेंज हो रही है। जी सर। चेंज हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। मोमेंटम की बात कीजिए। लीनियर मोमेंटम। चेंज हो रहे हैं या सेम है? चेंज होगा। चेंज होगा। चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो। लीनियर मोमेंटम में वेक्टर है, वेक्टर के डायरेक्शन बदल जाने से चेंज हो जाए। इसमें तो चेंज होगा ही, मैग्नीट्यूड भी। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोलिए। नहीं चेंज होगा। इस केस में काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं चेंज होगा। सेम सेम। काइनेटिक एनर्जी में तो कोई डायरेक्शन, हाँ, उसमें तो कोई डायरेक्शन है नहीं, मैग्नीट्यूड है और मास कंटिन्यूअसली बॉडी का हम सेम रखते हैं, स्पीड सब जगह सेम है। तो इस केस में सेम। इस केस में चेंज होंगे ना? यस सर। चेंज होंगे। अब बताइए, इस पे फोर्स लग रहा है, सेंटीपीटल फोर्स। एक ही फोर्स तो लग रहा है इस केस में। इस केस में तो एक ही फोर्स लग रहा है, सेंटीपीटल फोर्स। एक ही फोर्स लग रहा है, सेंटीपीटल फोर्स। एक ही फोर्स, सेंटीपीटल फोर्स लग रहा है। तो बताइए, वर्क डन बाई सेंटीपीटल फोर्स क्या होगा? 0। वर्क डन बाई सेंटीपीटल फोर्स क्या होगा? 0। बोलो वेदांत। तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। और इसके जवाब आप दो दे सकते हैं। एक तो चूंकि वेलोसिटी, और वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। यस। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन हो। और दूसरा, वर्क डन बाई फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है, हमने क्या पढ़ा है? वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ऑल दी फोर्स में बस यहाँ पर एक ही फोर्स, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मान 0 है। चलिए इस केस में बताइए तो वर्क डन, यहाँ हम दो के कार्य निकालते हैं। वर्क डन बाई सेंटीपीटल फोर्स
और वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। बोलो वेदांग, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के वर्क डन बोलो और टेंजेंशियल फोर्स के वर्क डन बोलो। तो सेंट्रीपिटल का तो सर 0 हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और टेंजेंशियल फोर्स के वर्क डन होंगे चेंज इन काइनेटिक। फाइनल माइनस, समझ में आया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। टॉर्क, टॉर्क एक हम अभी थोड़ी देर बाद आपको इसके बारे में बताएंगे, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में टॉर्क देंगे। आर क्रॉस एफ, फोर्स की रोटेटिंग टेंडेंसी को टॉर्क कहते हैं। द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। आर क्रॉस एफ, आर इज द पोजीशन वेक्टर एंड एफ इज द फोर्स। इस केस में टॉर्क क्या होगा? कुछ होगा नहीं होगा? होगा 0 होगा, क्योंकि आर और फोर्स के बीच का एंगल 180 है। ठीक है, आर वेक्टर देखो यहाँ हम दिखा रहे हैं ध्यान से, ये आर हो गया, ये वाली दिस इज द आर वेक्टर। बताया था ना रेडियल डायरेक्शन में आर वेक्टर बनता है और फोर्स वेक्टर ये पीछे की तरफ बना, तो इस केस में दोनों के बीच का एंगल 180 है। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 180 का मान, इस केस में टॉर्क, दो फोर्स है तो दो फोर्स के टॉर्क बनेंगे। नेट टॉर्क की बात करें, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू FC, that is a centripetal force, and torque due to FT, that is the tangential force. ये हो जाएगा R क्रॉस FC और ये हो जाएगा R क्रॉस FT। ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि R और FC के बीच का एंगल तो हमेशा 180 आएगा। और ये वाला पार्ट 0 नहीं होगा। R पोजीशन वेक्टर जो रेडियल डायरेक्शन में और ये FT जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री R इंटू FT रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल समझ आया? यस सर। समझ आया? यहाँ के बाद से आगे और इसकी चर्चा हम रोटेशनल मोशन में करेंगे, रोटेशनल मैकेनिज्म पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में जानने, रोटेशनल मोशन में इसके बारे में। ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सर्कुलर मोशन। और इसमें क्या एंगुलर मोमेंटम अगर पूछे तो बताओ, इसका बता ही दो, मेरे दिमाग में आ रहा है, तुम ये बताइए दो। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L, इट इज R क्रॉस P। R मतलब पोजीशन वेक्टर, P मतलब लीनियर मोमेंट। तो बताओ भाई इस केस में R क्रॉस P, लीनियर मोमेंटम क्या होता R ये हुआ, R मतलब क्या? पोजीशन, ये हुआ R। और लीनियर मोमेंटम तो जानते ही हैं, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम पढ़े है ना, R क्रॉस M इंटू V। तो क्या ये 0 है? नहीं सर। नहीं है, बीच का एंगल 90 है।
इस केस में R इंटू M इंटू V रहेगा, R इंटू M इंटू V रहेगा। इस केस में एंगुलर मोमेंटम तो रहेंगे ही, एल वेक्टर बोलते हैं, दैट इज R क्रॉस V, R क्रॉस V, ठीक है। R क्रॉस P ना, लीनियर मोमेंटम का, चलिए बताइए इस केस में क्या होंगे, इसमें R M M इंटू V T, या V वेरिएबल है ये, V T इंटू 90 डिग्री एंगल अभी भी बनेगा ना बता, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल के साथ होगा तो और पोजीशन हमेशा, टेंजेंशियल के साथ तो सर 0 है ना। नहीं तुम कंफ्यूज मत हो, देखो ध्यान से और अच्छे से समझो। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन, ये है हाँ पोजीशन, नहीं, वेलोसिटी की तरह समझ गया। पोजीशन वेक्टर हमेशा रेडियल डायरेक्शन, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है वेदांत। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंट। बस दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क ये है इसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम। दोनों में क्या फर्क है कि यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर, समझ में आ रहा है? यस। लेकिन बीच का एंगल हमेशा क्या है, 90 है ना दोनों में, इसलिए हमने साइन 90 का मान 1 लिखा और मैग्नीट्यूड वेरिएबल इसको भी फंक्शन ऑफ टी कर, भी फंक्शन ऑफ टी कर। सो हम यहां से आपसे ये जानना चाह रहे हैं, डायरेक्शन की बात कीजिए, इस केस में क्या है, तो ये तो चेंज होंगे, इस केस में चेंज होंगे, इट इज वेरिएबल, इट इज चेंजिंग, चेंजिंग, ठीक है। क्योंकि आर तो रेडियस है वो सेम है, मास है सेम है, dt समय के साथ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे बताइए तो, यहाँ पे ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, इसमें चेंज है, इसमें आर, मास और स्पीड सब जगह सेम है। और डायरेक्शन बोलिए, डायरेक्शन आर क्रॉस पी, आर की तरफ फिंगर रखिए और पी की तरफ हथेली का फेस करके डायरेक्शन बोलिए। अपवर्ड। अपने कॉपी में ये फिगर बनाए होंगे तो अपने कॉपी में अपने हाथ को रखिए, आर की तरफ फिंगर रखिए और भी की तरफ मोमेंटम की तरफ फिंगर हथेली का फेस रख के घुमाइए, थंब आ गया आउटवर्ड, कि यहाँ पर भी रखिए, यहाँ पर भी रखिए, सब जगह डायरेक्शन आउटवर्ड 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 ही है। आया मिथिलेश? जी सर। हाथ रखिए, आर की तरफ फिंगर रखिए और पी की तरफ हथेली का फेस रख के डायरेक्शन बोलिए, इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। अच्छा एक बार यहाँ पे रखिए, यहाँ पे आर की तरफ फिंगर रखिए, ये आर हुआ और ये पी हुआ, इसकी तरफ फिंगर रखिए और बताइए क्या डायरेक्शन है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। यहाँ भी आउटवर्ड, यहाँ भी आउटवर्ड, यहाँ भी आउटवर्ड, यहाँ सब जगह आउटवर्ड ही है। तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम।
तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट यहां से यहां तक देखो सारे वेक्टर चेंजिंग है, बस वो यही ऐसा वेक्टर है जो कांस्टेंट है। ये वेक्टर देखो, वेलोसिटी वेक्टर इट इज सेम, एक्सेलरेशन वेक्टर दैट इज सेम, linear momentum vector that is same, angular momentum vector that is constant. ठीक है। तो इसी में घुसा के पूछ देता है, वेक्टर देख के आप चेंज बोलेंगे लेकिन ये चेंज नहीं है, इसमें तो चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, रिलेटिवली डायरेक्शन तो इस केस में भी वही है, इसमें सब चेंज होता है। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में